हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। 14 नवंबर के बारे में आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1912 में कांग्रेस में शामिल हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं और बच्चों के द्वारा यह नाम दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बहुत ही प्रिय थे और बच्चे जो प्यार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो प्रसिद्ध नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का चाचा नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न से सम्मानित किए गए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया है। राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहली जो भूमिका है वो महात्मा गांधी जी की आती है। महात्मा गांधी जी के बाद दूसरा जो नाम है वो नेहरू जी का ही आता है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के अंतिम दौर में भारत के नेतृत्व के स्तर पर महात्मा गांधी के बाद दूसरा स्थान नेहरू जी का ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनेक रचनाएं भी है जो कि इस प्रकार से हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स फॉर ए नेशन, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं हैं जिनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया शामिल है, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी शामिल है, लेटर्स फॉर ए नेशन शामिल है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और भी अनेक रोचक जानकारियां हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतिहासकार भी रहे हैं। इतिहासकार होने के साथ साथ राजनीतिक समीक्षक के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहचान है।
या हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक इतिहासकार और राजनीतिक समीक्षक के रूप में भी अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल या मार्क्स का जिक्र करें, जो कि राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं और प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, उस प्रकार की ख्याति पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस प्रकार के राजनीतिक दार्शनिक नहीं रहे हैं जिस प्रकार के प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल या मार्क्स रहे हैं। तो नेहरू जी ने कोई ऐसा विवेचनात्मक ग्रंथ प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उनकी विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया हो। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इतिहासकार और राजनीतिक समीक्षक रह चुके हैं और इतिहासकार और राजनीतिक समीक्षक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसी के साथ साथ नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन उन जीवंत विचारों में निहित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन उन जीवंत विचारों में भी निहित है जो उन्होंने मुख्यतः इतिहास के विवेचन, भारतीय राजनीति के निर्देशन और विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान अपनाए, व्यक्त किए या स्थापित किए। तो इस प्रकार से पंडित नेहरू का जो राजनीतिक दर्शन है वो जीवंत विचारों में निहित है और उनमें मुख्यतः इतिहास के विवेचन, भारतीय राजनीति के निर्देशन और विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान अपनाए गए या व्यक्त किए गए या स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ये विचार इतने सार्थक और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नेहरू जी के राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना सर्वथा युक्ति संगत होगा। नेहरू जी के ये विचार इतने सार्थक और महत्वपूर्ण हैं कि नेहरू जी के राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना सर्वथा युक्ति संगत है, तर्क संगत है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये विचार उनकी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी के अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध कृतियों तथा उनके असंख्य लेखों, पत्रों और भाषणों में भी बिखरे पड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये जो विचार हैं वो उनकी आत्मकथा में भी, इसके अलावा उनकी प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं और असंख्य उनके जो लेख हैं, लेटर्स हैं, पत्र और जो भाषण हैं उनमें भी शामिल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उदारवादी राष्ट्रवादी भी रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उदारवादी राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्र के प्रति उनके मन में भावना थी। उदारवादी राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम गिना जाता है, लिया जाता है। नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रवाद में, नेशनलिज्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भावनात्मक पक्ष पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया है, भावनात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया है। बल्कि राष्ट्रवाद के अंदर भावनात्मक पक्ष को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है, महत्वपूर्ण माना है। इसी के साथ साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की बहुत ही सशक्त और युक्ति संगत व्याख्या देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में अनेक विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारतीय इतिहास में बुनियादी एकता के दर्शन होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही कि भारतीय राष्ट्रवाद की बहुत सशक्त और युक्ति संगत व्याख्या उन्होंने की है
और उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में अनेक विविधताएं हैं, हमारे यहाँ अनेक डाइवर्सिटीज़ है, फिर भी संपूर्ण भारतीय इतिहास में बुनियादी एकता के दर्शन आपको नज़र आएंगे। बुनियादी एकता के दर्शन हमारे राष्ट्रवाद में होते हैं। इसके अलावा नेहरू जी के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र, नेहरू जी ने राष्ट्रवाद का जो मूल मंत्र दिया है वह है सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लुरलिज्म और संश्लेषण सिंथेसिस दिया है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक बहुलवाद और संश्लेषण को शामिल किया है। सांस्कृतिक बहुलवाद और संश्लेषण पर बल दिया है। उदारवादी राष्ट्र में और हम कह सकते हैं कि जहाँ पर स्वामी दयानंद, विवेकानंद, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की स्थापना में धार्मिक आधार को प्रधानता दी थी, वहाँ नेहरू जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद को अपने राष्ट्रवाद का आधार बनाया है। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उदारवादी राष्ट्रवादी नेता रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे विद्वानों ने जो राष्ट्रवाद की स्थापना में धार्मिक आधार को प्रधानता दी है, धार्मिक आधार को जिन्होंने शामिल किया है, इसीलिए नेहरू जी ने राष्ट्रवाद में धार्मिक आधार को शामिल न करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद, सिंथेसिज्म, यूनिवर्सलिज्म को अपने राष्ट्रवाद का आधार बनाया है, अपने राष्ट्रवाद में शामिल किया है। इसके अलावा नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि एवं संविधान का शासन ही राष्ट्रवाद का क्या है, मूल आधार है। नेहरू जी का मानना है कि राष्ट्रवाद का जो मूल आधार है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की फ्रीडम है, लिबर्टी है, विधि और संविधान का शासन ही राष्ट्रवाद का क्या है, मूल आधार होगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार भारत का राष्ट्रवाद शांतिवाद, उदारवाद एवं तार्किकतावाद के आधार पर निर्मित होगा। भारत के राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने टिप्पणी की कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो शांतिवाद, उदारवाद एवं तार्किकतावाद के आधार पर ही निर्मित होगा। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद, संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद क्या है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राष्ट्रवाद में संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद पर बल क्यों दिया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद वह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, वह सिद्धांत जो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को अंतर्राष्ट्रवाद इंटरनेशनलिज्म के साथ मिलाकर मानववाद ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देता है, वह क्या कहलाता है, संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद कहलाता है। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद से हमारा अभिप्राय है कि जो राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के साथ मिलकर, जो राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के बाद मिलकर मानववाद को बढ़ावा देता है, वह संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद कहलाता है। यह सिद्धांत आधुनिक भारतीय मनीषी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की देन है। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद का जो कंसेप्ट है वो किन के द्वारा दिया गया है, आधुनिक भारतीय मनीषी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की देन है संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद, जो कि अंतर्राष्ट्रवाद के साथ मिलकर मानववाद को जो बढ़ावा दिया जाता है वह संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद कहलाता है।
इसके अनुसार जब मनुष्य राजनीतिक स्तर पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के रूप में संगठित होते हैं तो राष्ट्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। उनके अनुसार जब मनुष्य राजनीतिक स्तर पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के रूप में संगठित होते हैं तो राष्ट्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। इसके अलावा संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकता में क्या शामिल है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने की लालसा में अपने नागरिकों को एक ही सांचे में डालने की कोशिश करता है। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने की लालसा में अपने नागरिकों को एक ही सांचे में डालने की कोशिश करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा, क्रिएटिविटी, टैलेंट के विकास के लिए संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव समाज से अपना संबंध जोड़ना चाहिए, ताकि व्यक्ति की जो सृजनात्मक प्रतिभा है, क्रिएटिविटी, टैलेंट है, वो उभर कर सामने आए। तो इसीलिए उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव समाज से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। इस बारे में अपने कथन दिए हैं। इसके अलावा इस तरह उसे संपूर्ण विश्व के साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक प्रतीकों और शिष्टाचार के तरीकों से अपना परिचय बढ़ाकर संपूर्ण मानव समाज के साथ एकता अनुभव करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद से संबंधित भी अनेक तथ्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए हैं और राष्ट्रवाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी भी की है। कौन सी टिप्पणी है वो भी हम देखेंगे अभी। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में कहा 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में कहा, क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद एक महान और जीवंत शक्ति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद क्या है, एक महान और जीवंत शक्ति है। अतः यदि हम अपने देश के लोगों की सहज प्रतिभा और बुनियादी परंपराओं के किसी अंश को छोड़ दें तो हम बहुत कुछ गंवा देंगे, हम निराधार हो जाएंगे। परंतु नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के अर्ध समर्थक नहीं थे। तो राष्ट्रवाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे कि राष्ट्रवाद एक महान और जीवंत शक्ति है। अतः यदि हम अपने देश के लोगों की सहज प्रतिभा और बुनियादी परंपराओं के किसी अंश को छोड़ दें तो हम बहुत ही कुछ गंवा देंगे, हम निराधार हो जाएंगे। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद के अंत समर्थक नहीं थे। इसके अलावा अपनी दूसरी महान कृति विश्व इतिहास की झलक के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवाद के विकृत रूप के प्रति जोरदार चेतावनी भी दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रचना विश्व इतिहास की झलक में राष्ट्रवाद के विकृत रूप के प्रति जोरदार चेतावनी को भी शामिल किया है। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राष्ट्रवाद अपनी जगह ठीक है। नेहरू जी का मानना है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म अपनी जगह ठीक है, परंतु यह एक अविश्वस्त मित्र और असुरक्षित इतिहासकार है। यह बहुत सारी घटनाओं के प्रति हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कभी कभी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, ख़ास तौर पर तब जब इसका सरोकार हमारे अपने देश से हो। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ मेरा देश सही या गलत का विचार भी पनपा है और कई राष्ट्रों ने ऐसे कारनामे करते हुए गौरव अनुभव किया जो व्यक्तियों के मामले में बुरे और अनैतिक समझे जाते हैं। तो नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के बारे में ये टिप्पणी भी की है। इस प्रकार की टिप्पणी भी नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रवाद के पक्ष में की गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस तरह नेहरू जी रचनात्मक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इन सब बातों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रचनात्मक राष्ट्रवाद
में विश्वास किया है, या हम कह सकते हैं कि वो रचनात्मक राष्ट्रवाद विश्वास करते थे। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद को आत्मनिर्णय के अधिकार और लोकतंत्रीय प्रक्रिया के सिद्धांत के साथ जोड़ते हुए उन्होंने भारत के लिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के विचार को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद को आत्मनिर्णय के अधिकार और लोकतंत्रीय प्रक्रिया के सिद्धांत के साथ जोड़ते हुए उन्होंने भारत के लिए संविधान सभा के विचार को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद संबंधी और तथ्यों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने 1936 में यह विचार व्यक्त किया कि हमारी राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं का एकमात्र समाधान यही संविधान सभा होगी। शर्त यह है कि वह वयस्क मताधिकार अडल्ट फ्रांसिस के द्वारा और जनवादी आधार पर निर्वाचित हो। संविधान सभा के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने राष्ट्रवाद में इन विचारों को व्यक्त किया है कि हमारी राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं का एकमात्र समाधान यही संविधान सभा होगी। शर्त यह है कि वह वयस्क मताधिकार के द्वारा और जनवादी आधार पर ही निर्वाचित हो। राष्ट्रवाद के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीयवाद इंटरनेशनलिज्म पर भी अपने विचार दिए हैं, अपने तर्क दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में नेहरू जी ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं कि राष्ट्रवाद की धारणा में ही अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व शामिल है, समाहित है। नेहरू जी का मानना है कि राष्ट्रवाद की धारणा में ही अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व शामिल है। वस्तुतः वे राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त मानते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद की धारणा में ही अंतर्राष्ट्रीयवाद शामिल है, इसीलिए वे राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद की पूर्व शर्त मानते हैं। उनका दृढ़ मत था कि भारत अपनी स्वतंत्रता व विश्व के मामलों में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति व मानव मात्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में सार्थक भूमिका नहीं निभा सकता। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत अपनी स्वतंत्रता व विश्व के मामलों में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति व मानव मात्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में सार्थक भूमिका नहीं निभा सकता। अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में अन्य विचारों में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता व बिना किसी भेदभाव के समस्त मनुष्यों के अधिकारों व हितों के प्रति समर्पण पर आधारित था। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता व बिना किसी भेदभाव के समस्त मनुष्यों के अधिकारों व हितों के प्रति समर्पण पर आधारित था। अतः साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना उनके अनुसार राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों के लिए ही अनिवार्य था। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद पर जो बल दिए हैं, राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर बल दिया तथा इसे अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं व अनुभूति की स्मृति भी माना। नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर बल दिया तथा इसे अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं व अनुभूति की स्मृति को माना है। इसी के साथ साथ अतीत, वर्तमान व भविष्य के मध्य समन्वय पर भी बल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीयवाद में अतीत, वर्तमान व भविष्य के मध्य समन्वय, तालमेल, सामंजस्य पर भी बल दिया है, कोऑर्डिनेशन पर बल दिया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद में उन्होंने शामिल किया कि राष्ट्रवाद हेतु जनशक्ति में आस्था व्यक्त की और भारत के कल्याण हेतु भारत की स्वाधीनता अनिवार्य है। ऐसा भी अंतर्राष्ट्रीयवाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तर्क दिया है। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद की पूर्व शर्त है, ये भी अंतर्राष्ट्रीयवाद में उन्होंने शामिल किया कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद की पूर्व शर्त है। भारत स्वतंत्र होकर ही विश्व शांति में अपना योगदान दे सकता है। जब तक भारत स्वतंत्र ही नहीं होगा तो विश्व शांति में अपना योगदान नहीं दे सकता। तो इसलिए नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीयवाद में ये भी शामिल किया कि भारत स्वतंत्र होकर ही विश्व शांति में अपना योगदान दे सकता है। और अंतर्राष्ट्रीयवाद में
नेहरू जी ने ये पक्ष भी दिए कि पंचशील व गुट निरपेक्षता उनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार है। पंचशील व गुट निरपेक्षता उनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार है। अंतर्राष्ट्रीयवाद में ये पक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखे गए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पंचशील सिद्धांत के बारे में। पंचशील सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत के बारे में भी आप सभी जानते हैं। पंचशील सिद्धांत के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 वर्ष याद रखना है। 1954 में भारत चीन समझौते के अंतर्गत 1954 में भारत चीन समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के जिन 5 सिद्धांतों का वर्णन दिया, उन्हें पंचशील की संज्ञा दी गई है। पंचशील सिद्धांत क्या है कि नेहरू जी के द्वारा 1954 में भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ और उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के जिन 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, उन्हें ही पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है, पंचशील का सिद्धांत माना जाता है। अब ये पंचशील के सिद्धांत में 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का परस्पर सम्मान करेंगे। पंचशील का पहला सिद्धांत है कि राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का परस्पर सम्मान करेंगे। पंचशील का दूसरा सिद्धांत है परस्पर अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन। परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। पंचशील का तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, नॉन इंटरवेंशन, यानी कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप रखेंगे। पंचशील का चौथा सिद्धांत है समानता और परस्पर लाभ, और पंचशील का 5वां सिद्धांत और लास्ट सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे और आर्थिक सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, जिनमें शामिल है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का परस्पर सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता और परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग। ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। और पंचशील का जो सिद्धांत है वो 1954 में भारत और चीन समझौते के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया था, वे पंचशील के सिद्धांत हैं। पंचशील के सिद्धांतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन सिद्धांतों का हम कह सकते हैं कि मोटो जो है वो परस्पर सुरक्षा, आस्था और विश्वास की भावना को बढ़ावा देना था। पंचशील के सिद्धांतों का मुख्य ध्येय क्या था? परस्पर सुरक्षा बनाए रखना, एक दूसरे राष्ट्र के प्रति आस्था और विश्वास की भावना को बढ़ावा देना। आगे चलकर 1954 की नेहरू टीटो संयुक्त घोषणा और 1956 की नेहरू टीटो नासिर घोषणा के अंतर्गत इन सिद्धांतों की पुनरावृत्ति और पुष्टि की गई है। तो पंचशील के सिद्धांतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन सिद्धांतों का ध्येय परस्पर सुरक्षा, आस्था और विश्वास की भावना को बढ़ावा देना था। आगे चलकर 1954 की नेहरू टीटो संयुक्त घोषणा और 1956 की नेहरू टीटो नासिर घोषणा के अंतर्गत इन सिद्धांतों की पुनरावृत्ति और पुष्टि भी की गई थी। धर्मनिरपेक्षता पर बल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता पर भी बल दिया है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनके क्या तर्क हैं? नेहरू जी वैज्ञानिक, इहलोकवादी, उद्देश्यवादी व अज्ञेयवादी थे। नेहरू जी ने कहा, यदि धर्म का अर्थ पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना तथा उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए
तत्पर होना है तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ। धर्मनिरपेक्षता पर बल उन्होंने दिया है। धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय है कि किसी एक धर्म पर बल ना देना, किसी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा ना देना धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी ने कहा कि यदि धर्म का अर्थ पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है तथा उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए तत्पर होना है तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ। इसके साथ साथ हमने अपने संविधान में यह व्यवस्था की है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिया क्या है? एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसी धर्म को अपनाओगे, कि बल्कि व्यक्ति अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, क्योंकि भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धर्म का खंडन नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्म का खंडन नहीं है, धर्म का खंडन करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यहाँ सब धर्मों को एक जैसा सम्मान दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, धर्मनिरपेक्षता से प्राय यह है कि सभी जो धर्म हैं उनको एक जैसा सम्मान दिया जाएगा और किसी भी धर्म के अनुयायियों को समान अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता में ये भी शामिल है कि किसी भी धर्म का अनुयायी हो उनको समान अवसर उपलब्ध होंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। तो धर्मनिरपेक्षता पर भी उन्होंने बल दिया है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वे धर्म मात्र के विरोधी नहीं थे। उनका मानना है कि वे धर्म मात्र के विरोधी नहीं थे, अपितु मानव जीवन में धर्म के सकारात्मक योगदान के महत्व को स्वीकार करते थे, किंतु धर्म के नकारात्मक पक्षों की आलोचना भी करते हैं। धर्मनिरपेक्षता पर बल देते हुए नेहरू जी ने कहा कि वे धर्म मात्र के विरोधी नहीं थे, अपितु मानव जीवन में धर्म के सकारात्मक योगदान के महत्व को स्वीकार भी करते हैं। मानव जीवन में धर्म के सकारात्मक योगदान को, पॉजिटिव जो भी हैं उनको स्वीकार करते हैं और नकारात्मक पक्षों की आलोचना भी करते हैं। इसके साथ साथ नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक हैं, सेकुलर स्टेट के फेवर में हैं। उनका मानना था कि राज्यों को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता पर बल देते हुए नेहरू जी ने कहा कि सांप्रदायिकता का उन्होंने विरोध किया है। नेहरू जी सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे और धार्मिक सहिष्णुता को आवश्यक मानते थे। वो सांप्रदायिकता के घोर विरोध करते हैं, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता को आवश्यक मानते हैं, उन पर बल देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण के विशिष्ट जो पक्ष है वो इस प्रकार से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण के जो विशिष्ट पक्ष दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो पक्ष है वो है कि राज्य को सामाजिक हित, सामाजिक सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य व सार्वजनिक व्यवस्था के हित के प्रसंगों के अतिरिक्त व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण के पक्ष में उन्होंने पहला विचार दिया कि राज्य को, स्टेट को सामाजिक हित, सामाजिक सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य व सार्वजनिक व्यवस्था के हित के प्रसंगों के अतिरिक्त इसके अलावा व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं करना चाहिए, स्टेट के द्वारा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो तर्क दिया है उन्होंने कि धर्म के आधार पर राज्य को नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म के आधार पर भी राज्य को नागरिकों के बीच में, नागरिकों के मध्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने बल दिया है। और इसके साथ साथ बताया कि धर्म के प्रति मताग्रही दृष्टिकोण नहीं रखा जाना चाहिए। धर्म के प्रति मताग्रही दृष्टिकोण नहीं रखा जाना चाहिए। धार्मिक विश्वासों के रूप में प्रचलित ऐसी रूढ़ियों को जो समानता, मानवीय गरिमा,
न्याय व बंधुता के आदर्श के असंगत हो अस्वीकार करने के लिए व्यक्ति को हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता पर अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि व्यक्ति को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व सौहार्द का भाव रखना चाहिए। ये नहीं है कि व्यक्ति किसी एक धर्म यानी कि अंध विश्वास किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि व्यक्ति को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द प्रेम का जो भाव है वो रखना चाहिए। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मानवतावाद पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मानवतावाद के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में, मानवतावाद के बारे में उनके विचार हैं कि नेहरू जी ने व्यक्ति की नैतिकता में आस्था व्यक्त की है। नेहरू जी ने व्यक्ति की नैतिकता में आस्था व्यक्त की है। मोरलिटी में विश्वास करते हैं व्यक्ति की, कि व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, व्यक्ति में नैतिकता होनी चाहिए, व्यक्ति में मोरलिटी होनी चाहिए। तो मानवतावाद पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। व्यक्ति अपनी नैतिक चेतना के कारण ही अपने कल्याण व सामुदायिक हित के मध्य समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि व्यक्ति अपनी नैतिक चेतना के कारण, अगर व्यक्ति में नैतिक चेतना होगी तो उसी कारण अपने कल्याण व सामुदायिक हित के मध्य समन्वय स्थापित करने में व्यक्ति सक्षम होगा। इसलिए व्यक्ति में नैतिकता, मोरलिटी का होना अनिवार्य है, जरूरी है। मानव में सामर्थ्य होता है कि वह संकीर्ण विचारों के बजाय व्यापक व नैतिक प्रयोजनों के प्रति समर्पित हो सके, लेकिन परिस्थितियाँ, विकृतियाँ व संकीर्ण स्वार्थ ने व्यक्ति को उनकी मूलभूत गरिमा से वंचित कर दिया है। तो इसीलिए मूलभूत जो गरिमा है उनसे वंचित ना हो, परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नैतिकता का होना अनिवार्य है, जरूरी है। मानवतावाद के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान अनिवार्य श्रेष्ठता में आस्था रखकर ही एक नई न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। मानवतावाद पर अपने विचार प्रकट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान अनिवार्य श्रेष्ठता में आस्था रखकर ही एक नई न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें।